हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। मैं धर्मेंद्र कुमार चौरसिया इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे हॉटेड टॉपिक के ऊपर। पहला तो यही कि क्या आपका एग्जाम डेट चेंज होने वाला है। आयोग ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। अभी पब्लिश नहीं हुआ है, मैं पहले ही रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज अभी पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले से ही बताया हूँ कि बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो सबसे पहले मुझे पता चल जाता है और बाद में सब कुछ बहुत लोगों को पता चलता है। इसका प्रूफ आप लोगों को सामने है। अब हम बात करने वाले हैं, पहला तो आपका एग्जाम डेट के ऊपर, दूसरा आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका एक्सटेंशन के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। फिर तीसरा जो होने वाला है, जो सबसे ज्यादा हॉटेड टॉपिक है कि एडमिट कार्ड आएगा तो कब आएगा, फैब में एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो बहुत सारी टॉपिक है इसमें बात करने के लिए, एक-एक करके करेंगे। और साथ में आप सभी के लिए एक और भी अच्छी बात ये है कि जो अनस्टॉबलाइज स्किन में जो क्लास लेकर के आने वाली है, उसका आज एक खाका तैयार हो चुका है, उसका एक प्रोग्राम तैयार हो चुका है, जिसका मैं आपको यहाँ पे रिव्यू दूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपडेट के ऊपर बातचीत करूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लर्नर हैं जो सिर्फ़ अपडेट के लिए आते हैं एंड देन उनको क्लास से मतलब नहीं है। तो जिन्हें क्लास से मतलब है, वो पूरा वीडियो देखें, और जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन लेकर के जाना है, तो वो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक देखें और उसके बाद वो वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है ना? तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ डील करने वाले हैं, तो एक-एक करके मैं बताता हूँ। पहले एग्ज़ाम डेट, दूसरा आपका एग्ज़ाम एक्सटेंशन डेट के ऊपर बातचीत करूँगा, तीसरा इसमें एडमिट कार्ड के ऊपर बातचीत होने वाला है, चौथा इसमें आपका सब्जेक्ट वाइज़ एग्ज़ाम डेट के ऊपर बातचीत करेंगे और एग्ज़ाम सेंटर अलॉटमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आइए गाइज़, फाइनली इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को दिखाना चाहता हूँ अनस्टेबलाइज्ड अकेडमी का फैमिली, जो अभी कंप्लीट कर लिया है 31,000 सब्सक्राइबर, और इसके लिए आप सभी को दिल से, बहुत ही दिल से धन्यवाद, प्यार और बहुत सारी क्या कहते हैं ना कि शुभकामनाएँ। क्योंकि आप लोगों ने एक बिलीव जताया, 31,000 ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने बिलीव जताया अनस्टॉपेबल पे, और जिन्हें अभी भी बिलीव नहीं है, तो गाइज़ बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं प्रूफ के तौर पे। जाओ देखो और बिलीव करो यार। बहुत सारे लर्नर्स ऐसे होते हैं जो वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरा कभी अपील ये भी नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो। मन करे तो करो, ना मन करता है मत करो। लेकिन आप लोगों का ये प्यार है, और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अनस्टेबलाइज्ड अकेडमी ने 7 महीने में 93 के, यानी कि 93,200 व्यू प्राप्त किए हैं, और ये वाला टॉप रैंक का वीडियो अभी चल रहा है। अब फाइनली अब आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है ना? कि अब क्या-क्या ये होने वाला है। तो गाइज़, एग्ज़ामिनेशन डेट के ऊपर मैं बातचीत करूँ, तो एग्ज़ामिनेशन एक्सटेंशन के ऊपर आज अपडेट आने वाला है, ठीक है ना? यहाँ पे देखो, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम डेट यूजीसी ने अभी रिसेंटली में अपडेट किए हैं, सब में एक एग्ज़ामिनेशन जो है एक्सटेंशन अभी किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन का एक्सटेंशन किया हुआ है। देखना ये है कि इस वाले में हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 दिन आपके बचे हुए हैं, 2 दिन बचे हुए हैं इन द सेंस कि जो आपका फॉर्म फिल अप होगा 17 जनवरी तक होने वाला है, और आज है 16 जनवरी, यानी कि आपके पास अभी एप्रोक्सिमेटली ले लो तो 48 घंटे के आसपास का समय है, और कल 5 बजे तक का ही है, तो 48 घंटे भी अब नहीं है, 36 घंटे के आसपास का समय बचा हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख लो, कल 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर पाओगे, अगर एप्लीकेशन डेट पे बदलाव होता है। अब हम फाइनली टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखो, आयोग की तरफ से जो घोषणा अभी किया गया है अंदरूनी रूप से, ये लोग अभी प्लान बना रहे हैं कि ये लोग एग्जामिनेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका एक्सटेंशन करने वाले हैं। यानी कि ये वाला जो एक्सटेंशन है, ये वाला बढ़ने वाला है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि एक्सटेंशन डेट बढ़ेगा, तो कब तक बढ़ेगा? तो इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने बातचीत कर लिया है, आई बटन पे मैं दे दूँगा, देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप वॉच आउट कर लेना। तो उस वीडियो को यहाँ रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहली बात ये है कि आपका एग्ज़ामिनेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है, वो आज चेंज होने वाला है, आज या कल में चेंज होने वाला है। और आयोग की तरफ से दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि अगर चेंज वो नहीं करते हैं, तो वो एग्ज़ाम लेंगे इसकी तरह। किसकी तरह? मैं बताता हूँ। जस्ट वेट, और ये सबसे बड़ा खुलासा है, कोई नहीं दिखाएगा आपको। अभी मैं हूँ एनटीए की वेबसाइट पे, और एनटीए की वेबसाइट पे ही अपडेट है, इसलिए मैं कहीं और नहीं जा सकता। अर्चिव पे मैं करता हूँ कि इसमें शायद पूरा खुल करके आ जाए। देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है, ये देखो, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2022, ठीक है? मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो देखना, और कुछ नहीं आपको देखना है। ये डेट देखो, 10/1/2023 है, ठीक है ना? एक और डेट दिखाता हूँ, वो देखना। ठीक है? अब वो डेट देखो आप, कहाँ गया? जेएनयू, जेएनयू, जेएनयू। ये वाला डेट देखो।
ये डेट देखो 22/11/2022, 22/11/2022, ठीक है। रिजल्ट कब आया है? रिजल्ट वाला डेट देखो 10/1/2022 और 22/11/2022, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ के आसपास हो गया है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। और ये क्या है इसका, ये क्या है इसका, ये देखो सीट वगैरह के बारे में किया गया है कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने प्राप्त किए हैं और कितने बच्चे जो है एग्जामिनेशन के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि इस एग्जामिनेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चे जो रेफरेंस दे रहे हैं और मैंने भी बताया है कि यूजीसी नेट का जिस तरीके से बच्चे इसमें बल्क में फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे बच्चे भरते हैं, इंटायर पूरे इंडिया से बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। और ये ऐसा नहीं है कि जेएनयू में बहुत सिलेक्टेड बच्चे ही डालते हैं, जिनका मन किया वो डाले, जिनका मन नहीं किया वो नहीं डालते, लेकिन नेट एग्जामिनेशन में सब लोग डालते हैं। तो जो लोग भी मेरे को मेल करके बता रहे हैं कि एग्जाम डेट नहीं चेंज होगा, तो भाई साहब ये अच्छी बात है कि एग्जाम डेट चेंज ना हो, लेकिन अभी जो बातें अंदर चल रही है उससे आप मुकर नहीं सकते हो। एग्जाम डेट पे चेंज करने की बातें चल रही है और बहुत जोरों शोरों से चल रही है, और साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सटेंशन भी होगा। अब सवाल यहाँ ये है कि बहुत सारे बच्चों ने हमसे सवाल किया है कि सर क्या एग्जाम फिर से मर्ज होगा? तो गाइस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है ना। ये देखो ये वाला तो अभी भी आपका पुराना वाला ही शो कर रहा है, तो इसके ऊपर मत जाना। ये 2022 वाला ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। ये पुराना वाला शो हो रहा है, इसके ऊपर मत जाना, इसके चक्कर में मत पड़ना। ये देखो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का ऑलरेडी बता दिया है कि ये दिसंबर वाला है, ठीक है। तो जून के साथ इसका मर्जर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है वो एक्सटेंड होगा और एग्जाम डेट में भी एक्सटेंशन आने वाला है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक के हम ऊपर हम लोगों ने बातचीत कर लिया है। डेट कौन सा होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके हमने प्रीवियस वीडियो में बातचीत किया, तो वो आप एक बार जाकर के देख लेना, वॉच आउट कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर एग्जामिनेशन जो है फैब में होता है और फैब मार्च में होता है, तो कब तक आने की संभावना है इस बार, जो कि पैंडेमिक का सिचुएशन अब नहीं है। तो अब कब तक आने वाला है आपका एडमिट कार्ड प्लस सब्जेक्ट वाइज मार्क, सब्जेक्ट वाइज आपका डेट शीट और एग्जामिनेशन अलॉटमेंट। तो ये सभी गाइज आपके सभी 10 दिन पहले आएंगे। एग्जामिनेशन डेट जब भी रिलीज किया जाएगा उसके 10 दिन पहले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जामिनेशन डेट ये वाला लेके चलता हूँ, 1 सेकेंड गाइस, ये वाले एग्जामिनेशन डेट को लेकर मैं चलता हूँ कि 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक अगर एग्जाम होगा, तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं, यानी कि प्रोबेबली मैं कह सकता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि ये आपको 10 तारीख तक, 10 फरवरी तक आपके आ जाए, ठीक है। सीटी अलॉटमेंट हो जाए, फिर सब्जेक्ट वाइज आपका एग्जाम डेट शीट आ जाए, ये 10 फरवरी तक होगा। लेकिन इसमें अभी बहुत टाइम है, उससे पहले बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं और ये 1 से 2 दिन में ही आने वाला है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप ध्यान देना। अगर एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट एक्सटेंड नहीं होता है, तो फिर हम इसके ऊपर देखते हैं कि और क्या इंफॉर्मेशन मिल पाता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में एग्जामिनेशन का जो फॉर्म डेट है वो शायद एक्सटेंड होने वाला है, वो आज और कल में होने वाला है, तो इसके ऊपर आप लोग ध्यान रखना, ओके। तो हमें लगता है कि हमने सारे टॉपिक के ऊपर बातचीत कर लिया है। अब फाइनली हम बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर जिसका सबको इंतजार है बेसब्री से, ओके। तो फाइनली गाइज, जो इंतजार की जो घड़ी थी ना वो अब समाप्त हो चुकी है, बिकॉज अनस्टॉपेबल ने सच में अब अपना लिटरली प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। और क्योंकि बहुत लोगों को ये काफी टाइम से ये क्वेश्चन आ रहा था कि आखिरकार अनस्टॉपेबल जो आईएएस एकेडमी है वो यूजीसी नेट के लिए कब से अपना क्लासेस लॉन्च करने वाली है। तो अपकमिंग सीरीज आने शुरू हो जाएंगे। और पहला जो अपकमिंग सीरीज हमारा आ रहा है वो यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के लिए आएगा, और ये दिसंबर 2023 वाले के लिए, दिसंबर 2022 वाले के लिए आएगा, माफ कीजिएगा, दिसंबर 2000 जो 22 वाला नोटिफिकेशन है इसके लिए हम लोग लेकर के आए हैं। और पेपर वन में हम लगभग लगभग कोशिश करेंगे कि गाइस पेपर वन में आपका 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन आप बनाने लायक हो जाओ, और बनाने लायक ना हो बल्कि आप 30 से 35 क्वेश्चन करेक्ट कर लो, ठीक है ना, ताकि आप नंबर पा सको 60 से लेकर के 70 नंबर। और इस तरीके से अगर आप 60 से 70 नंबर आप पेपर वन में पा लेते हो, और पेपर सेकेंड में अगर आप 120 से लेकर के 130 के आसपास चले जाओगे, तो गाइस आपका जेआरएफ कोई नहीं रोकेगा। हमारा टारगेट नेट तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि जीआरएफ हम टारगेट रखे हुए, तो नेट तो क्वालिफाई आप हो ही रहे हो, ठीक है ना। तो हमने जीआरएफ को टारगेट बनाया है ताकि आपका नेट ऑलरेडी क्वालिफाई हो जाए, ओके। अब इसमें आप कैसे करेंगे, क्या क्या हमारा प्रोग्राम चलने वाला है, क्या क्या डिटेल्स में हम इसमें बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा यहाँ पे कोटेशन है, वो ये है कि ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ। गाइज एक बात हमेशा याद रखना कि आप ही सिर्फ अपने जीवन को बदल सकते हो।
और ये एबिलिटी सिर्फ आप में है कि आप ही अपने जीवन को बदल सकते हो, ये एबिलिटी सिर्फ आप में है और इसके अलावा कोई भी नहीं बदल सकता आपके लाइफ को। सिर्फ हम एक मार्ग हैं, रास्ते हैं, सिर्फ हम लोग एक मार्ग बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, चलना ना चलना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 60 से 70 नंबर तभी ला पाएँगे कि जो मैं रास्ता आपको दिखाऊँगा, जो-जो मैं आपको करवाऊँगा, अगर आप उसको बिलीव के साथ करते जाएँगे, तभी आ पाएगा। अगर आप नहीं करेंगे, तो फिर तो जैसे आपका लाइफ चल रहा है, वैसे तो चलेगा ही चलेगा। क्योंकि इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ गाइस, ठीक है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौरसिया है और मैं आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया हूँ यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए प्रोग्राम, ठीक है? उस प्रोग्राम के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार हम लोग क्या-क्या करने वाले हैं। देखो गाइस, जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, उनकी मेहनत में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है। आप भी तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लर्नर होंगे जो 2 बार, 3 बार यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन दे दिए होंगे और उनका नेट क्रैक नहीं हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे लर्नर होंगे जिनका नेट क्रैक नहीं हुआ होगा और बहुत सारे ऐसे लर्नर होंगे जिनका नेट क्रैक तो हो गया होगा, लेकिन जेआरएफ के लिए वो रुक गए होंगे, ठीक है? अब इनके मेहनत में कमी है क्या कहीं? इनके मेहनत में कमी कहीं दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। और जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा है वो भी मेहनत गजब के कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है गाइस अप्रोच में, ठीक है ना? अप्रोच अगर सही नहीं होगा, तरीका अगर सही नहीं होगा, आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे, डिमांड क्या है एग्ज़ामिनेशन का, यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन का डिमांड क्या है, उस चीज़ को आप नहीं समझोगे तब तक ये एग्ज़ाम आपसे क्रैक नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं देखो इतने कड़ा शब्द में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही रियलिटी है। देखो, चिपनी-चुपड़ी जो बातें होती हैं ना वो सुनने और कहने में बड़ी प्यारी लगती है। मैं आपको कह दूँ कि देखो कोई ऐसा दोस्त होगा आपका या विद्यार्थी होगा जिसको आपको वो पढ़ने-लिखने में बहुत ही डल किस्म का होगा, लेकिन आप उसको कह दो भाई तुम गज़ब के पढ़ते हो, ये है वो दिस दैट। वो क्या होता है ना बटरिंग करना होता है, तो वैसा एक्सपेक्टेशन मत रखना मेरे से कि मैं किसी की बटरिंग यहाँ पे करने वाला हूँ। जिसमें है दम, वही गाड़ेगा झंडा। यूजीसी नेट एसडीआरएफ में और कोई नहीं, बाकी सब ऐसे ही वॉश आउट हो जाएँगे। क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे मिलते हैं मात्र 6% और 1% से भी कम जीआरएफ के लिए होते हैं। सीट बहुत कम है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ओके, तो जिस ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को देखने के बाद अगर आपने सच में इसमें अगर आप 80 से 90% भी आपने कवरेज ले लिया, तो गाइज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें 60 से लेके 70 नंबर आप आराम से उठा ले जाओगे, ठीक है? ये डिमांड के अकॉर्डिंग सिलेबस कंटेंट को किस तरीके से समझना है और पेपर वन जो लगता है बहुत लोगों को कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, भारी है, समझ में नहीं आता है। लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा, उसके बाद आपको ये लगेगा कि ये एक तरीके का हलवा है। बस पानी और चीनी मात्रा से मिलाते तो हलवा अच्छा तैयार होता। तो उस चीनी और पानी का जो मात्रा है वो अच्छे से मैंने मिला दिया है, हलवा बना दिया है, बस आपको खाना है, ठीक है ना? तो हलवा बना हुआ है, खाने के लिए रेडी हो जाओ। तो आइए आप इसको शुरू करते हैं। पेपर 1 हमारा टारगेट है, तो पेपर 1 के ऊपर हम बातचीत करेंगे। टोटल जो यूनिट की बात मैं करूँ तो इसमें 10 यूनिट हमने डिवाइड कर रखा है और एज़ पर सिलेबस यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग भी 10 यूनिट ही हैं। इसको आप लोगों को याद रखना है। इसमें टॉप जो यूनिट होगा उसके ऊपर हमारा विशेष फ़ोकस होगा और वहाँ पे हम मेक श्योर करेंगे कि 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन जो मैक्सिमम आते हैं 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन, उसे आप कैसे हिट कर ले जाओ, ठीक है? अब इसमें मैं पहले दसों यूनिट के बारे में बात कर लूँ, तो पहला यूनिट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, इसमें कौन-कौन से पार्ट आते हैं, लर्नर के सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, टीचर के सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर बातचीत करेंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने सही से कर लिया, तो 5 में 5 आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। कभी-कभी आपको नेट पेपर में आपको 6 से लेकर के 7 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस चीज़ को करने के लिए मैं आपको यूपीएससी का ट्रिक बताऊँगा और यूपीएससी वाला जो ट्रिक है, वो कॉम्प्रिहेंशन पे आप लागू करना और ये आपके लिए एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाने वाला है, ठीक है ना? बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा और आप इसको काफ़ी आसान तरीके से कर ले जाओगे और यहाँ से 5 से 10 नंबर आप कर ले जाओगे। कम्युनिकेशन में 1 से 2 नंबर की हम कोशिश करेंगे कि आ जाए। मैथमेटिकल रीज़निंग और एप्टीट्यूड में हम लोग यहाँ से मेक श्योर करेंगे कि जो 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कम मिनिमम आप 8 क्वेश्चन करने लायक हो जाओ। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा टॉपिक है, जिसको पढ़ाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन पढ़ाता कोई नहीं है। और बच्चे इसे पढ़ते नहीं भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चा पढ़ता भी नहीं है। बच्चा किस पे ध्यान देगा यूनिट 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे 5 वाले को तो देखेगा ही नहीं, 6 वाले को तो देखेगा ही नहीं। क्यों? उसको उन माइंड के अंदर एक फ़ोबिया बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है। इस डर को मैं यहाँ से आपको खत्म कर दूँगा।
और यहाँ से आप 10 से 10 क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से और दावे ठोक के आप ले सकते हो, ठीक है ना? और यहाँ पे आपको चैलेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, आप लगा करके आ भी जाओगे ना, फिर भी आप इसमें श्योर नहीं रहोगे कि आपके क्वेश्चंस सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। सही हो गए तो सही हो गए, गलत हो गए तो गलत हो गए। बिकॉज़ इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए ज़्यादा बच्चों को टेंशन नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जिस सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, टेंशन सबसे ज़्यादा उसी में होता है। बिकॉज़ वहाँ पे एक एवरेज नंबर को लिया जाता है, ठीक है? और एवरेज नंबर में भी टॉप नंबर को लिया जाता है, कि जिसका सबसे हायर में मिडल वे में है, उसी को लिया जाता है। बाकी सभी वॉश आउट हो जाते हैं। कहने के लिए 35% मार्क्स ले लो, 40% नंबर ले लो और पास कर लो। होते हैं क्या? आपके नहीं आते हैं क्या? आप पास कर जाते हो क्या? नहीं भैया, जिनका 60%, 70%, 80% के आस-पास नंबर जाते हैं, वही लोग सेलेक्ट होते हैं, बाकी सभी को तो फेंक देती है यूजीसी नेट निकाल के बाहर। समझ रहे हो? तो ये वो जगह है जहाँ से आप नंबर उठा सकते हो। जैसे कि यूपीएससी में ऐसे एक ऐसा पेपर है जहाँ से नंबर उठाते हैं। वैसे ही यूजीसी नेट में ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से नंबर बच्चे उठाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बात करेंगे, डाटा कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बात करेंगे। अगर यूनिट 5 आपका क्लियर हो गया, तो यूनिट 7 भी आपका क्लियर हो जाएगा। और ये दोनों यूनिट आपको देंगे 15 नंबर। और ये बहुत बड़ा चीज़ है। अगर कहीं से आते हैं 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आता है गाइस, ठीक है? 50 क्वेश्चन आता है और 50 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन सिर्फ 2 टॉपिक से आ जाए, तो वो आपके लिए बेस्ट है या नहीं है? बताओ। आपके लिए बेस्ट है या नहीं है? तो वही बात है। फिर यूनिट नंबर हम बात करेंगे इस 8 के ऊपर, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, आईटीसी है, इम्पोर्टेंट है अगेन। और यहाँ पे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला जो एक लेक्चर है, वो हम करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, 4 आवर में ये समाप्त हो जाएगा। और 4 आवर्स में इसका बेसिक्स, कांसेप्ट एंड एडवांस लेवल एंड प्रीवियस लेवल क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो जाएगा। हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो ये थे हमारे हेडलाइन वाले टॉपिक जो मेन और इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके ऊपर हमने बातचीत कर लिया। अब हम इन सारे टॉपिक के सब टॉपिक देख लेते हैं कुछ सेकंड में। इस वीडियो को मैं यहाँ से शुरू करूँ उससे पहले, जिन लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देखना था, ठीक है? और उनको टीचिंग से कोई मतलब नहीं है, दिन भर सिर्फ इन्फॉर्मेशन से मतलब है, तो गाइज़ आप जा सकते हो। आपने इन्फॉर्मेशन ले लिया, क्योंकि मैंने पहले ही डाल दिया था, वो आपने देख लिया, आप जा सकते हो। जिनको टीचिंग से मतलब है, जिनको जॉब से मतलब है, जिनको जेआरएफ से मतलब है, जिनको नेट एग्ज़ाम से मतलब है, जिनको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने से मतलब है, उनके लिए यहाँ से शुरू हो रहा है कहानी। यूँ कहा जाए, लोग कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क मैं किया और पास कर गया। चलो यहाँ समझ आते हैं। स्मार्ट वर्क किया और पास कर गया। एक्चुअली में ये लोगों को ना सी बना रहे होते हैं। सी मीन्स समझते हो ना क्या होता है? सी बना रहे होते हैं। स्मार्ट वर्क किया और पास कर गया, और ये भी स्मार्ट वर्क में मैंने 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े। यूपीएससी में आईएएस टॉपर बन गए, यूपीएससी टॉपर बन गए, ठीक है? बीपीएससी टॉपर बन गए, यूजीसी नेट टॉपर बन गए, नीट एग्जाम टॉपर हो गए। भाई 5-6 घंटे पढ़ने से ये बच्चे टॉप कर जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बेहुदा बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं और सी बनाते हैं, और कुछ नहीं। समझ रहे हैं ना? इसलिए स्मार्ट वर्क करने से पहले हार्ड वर्क होना बहुत जरूरी है। और जब आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को कंक्लूड कर देते हो, एक साथ जोड़ देते हो, तभी जाकर के आपका बनता है कैरियर, तभी आपका बनता है भविष्य, तभी आप होते हो सक्सेस। समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें हैं। एक बात मैं और बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा बोरियत वाली कहानी अब शुरू होने वाली है। तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ से आपको हंसी मजाक या कुछ आपके मन बहलाने वाली बातें होंगी, ठीक है ना? क्योंकि स्टडी किसी को भी अच्छी नहीं लगती, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लो, आपको पढ़ना अच्छा लगता है क्या? 100 में 1 बच्चे होंगे या वो भी नहीं होंगे जिनको पढ़ना अच्छा लगता हो। पढ़ाई ज़बरदस्ती से लोग करते हैं, ठीक है ना? तो समझ लो कि उस ज़बरदस्ती में करियर बनाना है, तो ये इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो आओ अब हार्डकोर कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइज़? हाउ द जोश? आई थिंक हाई होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं यूनिट 1 पे, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें हम टीचिंग देखेंगे, लर्नर्स का जो कैरेक्टराइज्ड होता है, ठीक है ना? कि किस तरीके से उसको डील करना है, उसके साथ किस तरीके से हमको डीलिंग करना है, चाहे सोशल वे पे हो, चाहे इमोशनल वे पे हो, चाहे आपका एकेडमिक वे पे हो, किस तरीके से होना चाहिए उसके ऊपर बातचीत करेंगे। कौन-कौन से ऐसे फैक्टर है जो टीचिंग रिलेटेड क्राइटेरिया को इफेक्ट में डालती है, चाहे आपका लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या चाहे सपोर्ट मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। सपोर्ट मटेरियल क्या?
अब देखो, आप लोगों ने बहुत सारे टीचर के साथ स्टडी किया होगा या बहुत सारे टीचर से स्टडी किया होगा, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होंगे जो आपके फेवरेट होंगे, एकदम फेवरेट वाले होंगे कि भैया ये मास्टर तो आ जाए तो बस जबरदस्त है, धारा प्रवाह करता है। क्यों? क्योंकि उनके टीचिंग स्टाइल इतना जबरदस्त है और उनका पढ़ाने का तरीका इतना जबरदस्त है कि जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, वो भी पढ़ ले जाता है। समझ रहे हो ना? वो भी पढ़ ले जाता है। जो लर्नर नहीं भी पढ़ना चाह रहा है, वो ही पढ़ ले जाता है। अब टीचर भी अच्छा है, बच्चा भी अच्छा है, पढ़ने में भी ठीक है, अगर सपोर्ट मटेरियल अच्छा ना दो, तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसके बाद मेथड टीचिंग के ऊपर बातचीत करेंगे, वो टीचर के सेंटर से और लर्नर सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं। जब कोविड आया, तो जितने भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर थी, जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, स्कूल, कॉलेज, सारी चीज़ें बंद हो गई, यूनिवर्सिटी सारी चीज़ें बंद हो गई। लेकिन एक चीज़ ओपन रहा, वो था आपका ऑनलाइन मेथड। और यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी-बड़ी जो संस्थाएँ हैं और यूँ कहा जाए तो ये डिजिटल जगह है जहाँ से बच्चे फ्री में फिर फ्री हायर एजुकेशन ले सकते हैं, वह है स्वयं प्रभा, एमओसीसी मूक के बारे में पढ़ेंगे, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे, ट्रेडिशनल टीचिंग क्या होता था, मॉडर्न क्या है और आईटीसी के बेस्ड पे क्या है। ट्रेडिशनल में के ऊपर जब आप देखो, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम के ऊपर बातचीत करेंगे और ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ये जैसे ही टॉपिक हमारा समाप्त होगा यूनिट 1, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ओके? उसके बाद आप आ जाओ तो रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर बातचीत करने वाले हैं कि रिसर्च का कौन-कौन सा मेथड है, उसका कौन-कौन सा क्राइटेरिया है, ठीक है? उसके ऊपर बातचीत करेंगे। रिसर्च का जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट जो होता है वो कौन-कौन सा, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। थीसिस वाले पार्ट पे बात करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यूँ कहा जाए तो जो जीआरएफ कंप्लीट करते हैं जो बच्चे, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? जेआरएफ वाले के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये नीट वाले के लिए भी ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एकेडमिक के लिए भी, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये पढ़ना, ठीक है? लास्ट में हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट कौन-सा है इसमें, ठीक है? इम्पोर्टेंट वाला हम लास्ट में लेंगे और कौन-कौन सा करने वाले हैं। मुझे लगता है कि पूरे पेपर 1 में जो सबसे ज़्यादा बढ़िया है, वो ये है। कॉम्प्रिहेंशन 5 में 5, कभी-कभी 6 भी 7 भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 5 में 5 आप कर ले जाओगे, ठीक है? और 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आप कर ले गए, तो अब बचा 45 क्वेश्चन। अब 45 में से हम ये मेक श्योर करेंगे कि इसमें से 30 क्वेश्चन हम कैसे बना पाएँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन हमने कर लिया कॉम्प्रिहेंशन से। कॉम्प्रिहेंशन इतने मक्खन तरीके से पढ़ाऊँगा कि आप समझ लोगे कि आप क्रैक कर ले जाओगे कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को, 5 नंबर आप ले जाओगे, ठीक है? ईज़िली वे में ले जाओगे। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, इसके ऊपर देखेंगे कि देखो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है? और इन दोनों से ये यूजीसी नेट जो है, यूजीसी नेट माफ कीजिएगा, यूपीएससी बार-बार आता है मुझसे क्योंकि वो ज़्यादा लेता हूँ उसकी क्लासेस, ठीक है? और हाँ, एक बात और, मैं वेरियस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जाके पढ़ाया हूँ और वहाँ पे मेरे क्लासेस हैं। कोई चेकआउट करना चाहे, तो धर्मेंद्र कुमार चौरसिया डालिएगा गूगल पे, आपको मिल जाएँगे क्लासेस, ठीक है? तो इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं 5 नंबर यूनिट पे और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगेन 10 नंबर का है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन वाला 5 क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ से किया था और एक आपका मैथमेटिक्स वाला है, जहाँ से हम करेंगे, यहाँ से भी लगभग-लगभग आपके 5 से 7 क्वेश्चन और कभी-कभी 10 क्वेश्चन्स भी आ जाते हैं। अगर हम 5 क्वेश्चन्स भी लेते हैं, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन्स आपके हो गए, ठीक है? अब हम टोटल क्वेश्चन कर लिए हैं 10, ठीक? 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं और ये बहुत ही हलवा टाइप का है, ठीक है? हलवा टाइप का है और ये 5 क्यों रख रहा हूँ मैं? इसमें 10 में 10 रखो आप। 10 क्वेश्चन्स आते हैं गाइज़, 10 क्वेश्चन्स और 10 में 10 रखो आप इसको, तो 15 क्वेश्चन आप कर ले गए। यानी कि अब आप आ गए 30 नंबर पे, ठीक है? जोड़ते जाना आप। इसमें कुछ नहीं है, बेसिक सा इसमें नंबर सिस्टम पढ़ना होता है, लेटर का सीरीज़ पढ़ना होता है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना होता है। जो रिलेशनशिप वाला, जो ब्लड एंड रिलेशनशिप वाला जो क्वेश्चन्स आता है, वो होता है। फ्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन आता है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग के वगैरह के बारे में बात आता है, जो बचपन से आप करते आ रहे हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में आता है, परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का आता है। एकदम यूँ कहा जाए ना तो ये हलवा टाइप का क्वेश्चन आता है, काफ़ी एवरेज क्वेश्चन होता है और एवरेज से याद है कि एवरेज से भी क्वेश्चन होता है, ठीक है? और यहाँ 10 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव से और 5 नंबर आपका डीआई से, टोटल हो जाते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है? देखो इसको कहते हैं इजी बनाना, सब्जेक्ट को इजी बनाना।
लॉजिकल रीजनिंग हम इसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा-मोड़ा जो मैं ट्रिक बता दूँगा, उससे कर ले जाना। 1 से 2 क्वेश्चन आप करने लायक हो जाओगे, इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 5 में 5 करेक्ट करना है, ठीक है? 10 आपको मैथमेटिक्स या रीजनिंग में करना है और 5 आपका कॉम्प्रिहेंशन में करना है, टोटल हो गए 20 क्वेश्चन। अब 15 क्वेश्चन और हमें चुराने हैं, वो अब देखते हैं कहाँ से चुरा पाते हैं, ठीक है? डाटा जो इंटरप्रिटेशन है यानी कि डीआई है, इसमें बार चार्ट आता है, ठीक है? उसके बाद पाई चार्ट आता है, उसके बाद आपका लाइन चार्ट आता है और टेबल चार्ट आता है। काफ़ी ज़्यादा बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कोई हार्ड टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? अगेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आईटीसी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत करेंगे, जिसमें हम इंटरनेट क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे, इंटरनेट क्या होता है इसके ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है? इथरनेट क्या होता है इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ऑडियो वीडियो क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है गाइस और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, ओके? और उसके बाद अब 9 नंबर यूनिट पे आ गए हैं। 9 नंबर यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के ऊपर बातचीत करेंगे, सिर्फ़ शॉर्ट वे में बात करेंगे, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2030 तक का वाला जो प्रोग्राम है टारगेट 2030 वो हम करेंगे। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके? और बेसिक्स कांसेप्ट बताऊँगा, ठीक है ना? बेसिक कांसेप्ट के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हार्ड कोर कांसेप्ट के ऊपर बातचीत करेंगे, साथ में एडवांस लेवल के ऊपर बातचीत करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और आपका ये वाला सेक्शन क्लियर हो जाएगा और ये एनवायरनमेंट इकोलॉजी का ये काफ़ी मक्खन बनाऊँगा आप लोगों के लिए, ये वाला चैप्टर, ठीक है? हमेशा के लिए फिट हो जाना है आपके दिमाग में। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि हायर एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है ना? और ये बहुत अच्छा ये मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी आने वाले समय का सबसे बड़ा डिमांड भी होने वाला है कि एंशिएंट इंडिया में लर्निंग का केंद्र कैसा होता था, अभी मॉडर्न टाइम में कैसे चल रहा है, आने वाले समय में किस तरीके से होने वाला है। आपने देखा होगा एंशिएंट हिस्ट्री अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसे पता होगा। वो सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है हायर एजुकेशन में कि देखो गाइज़ कि पहले जो बच्चे शिक्षा लेने जाते थे, वो लोग गुरुकुल वगैरह में जाते थे, वनों में जाकर के शिक्षा लेते थे। वनों में जाकर के शिक्षा लेते थे, गुरुकुल में जाकर के शिक्षा लेते थे, बाल का मुंडन करवाते थे, ठीक है ना? और प्योर ब्रह्मचर्य रूप धारण करके ये लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। समय बढ़ता गया, मॉडर्न फेज़ आया, वहाँ पे टीचिंग का पैटर्न कुछ और आया, फिर मेडाइवल पीरियड आया, यहाँ पे टीचिंग का अप्रोच कुछ और आया और अभी जो है वो डिजिटल दुनिया आ गया है और यहाँ पे टीचिंग का कुछ तरीका और है। पहले आप पे ताम्रपत्र पे लिखा करते थे यानी कि तार के पत्तों पे लिखते थे। अब आप पे उसके बाद पेन कॉपी आया, अब आप लोग पेन टैब पे लिखना शुरू कर दिए हो, ठीक है ना? तो ये सारा क्या है ये हायर एजुकेशन का ही देन है, ओके? तो इतना सारा चीज़ मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये सारी चीज़ें अगर आपने कर लिया तो आपके एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब इसमें मैं बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट कौन-कौन सा इसमें पार्ट है जिसको आपको करना चाहिए आज से ही अपने घर पे। अगर जो ही बुक लिए हुए हैं तो कौन-कौन सा चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, ओके? तो यहाँ पे मैं बातचीत करूँगा लेकिन 1 सेकंड का टाइम दिया जाए, थोड़ा ये डिलीट हो जाए। हाँ, तो हो गया गाइज़ ये। अब यहाँ पे देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रिहेंशन है, मैथमेटिकल एंड रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है? जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ। उसके बाद इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है और इसके बाद एनवायरनमेंट इकोलॉजी वाला पार्ट है और हायर एजुकेशन वाला पार्ट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे ऐसे चैप्टर हैं, यहाँ से अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन लो, 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है? और कम्युनिकेशन छोड़ो आप, कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन ले लो आप, 6 से 7 आता है, 5 क्वेश्चन लो। ऊपर से आप 3 लिया, 3 दूँ 5 5-5 10 क्वेश्चन हो गए आपके। 5 और 5 10 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और 5-5 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं टोटल। उसके बाद मैथमेटिकल से ले लो आप 10 क्वेश्चन या डाटा इंटरप्रिटेशन से ले लो आप 5 क्वेश्चन, टोटल हो गए 25 क्वेश्चन इस वाले 7 से, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ से ले लो कम्युनिकेशन वाले पार्ट से ले लो 3 क्वेश्चन, यहाँ से ले लो 3 क्वेश्चन और यहाँ से ले लो 3 क्वेश्चन। आपके टोटल यहाँ से हो जाएँगे कितने? तो 3 6 9 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएँगे, ठीक है?
तो 25 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन हम लोग 34 क्वेश्चन में पहुंच गए और लगभग 34 से 35 क्वेश्चन का हम लोग टारगेट भी रखे हुए हैं और ये 34 से 35 क्वेश्चन आपको पहुंचा देगा ये 30 से 35 क्वेश्चन आपको पहुंचा देगा 60 से लेकर के 70 नंबर पे और जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अगर आप पेपर 1 में अच्छा खासा नंबर लाते हो 120 के आसपास और पेपर सेकंड में आप 70 के आसपास लेकर के आ जाते हो तो आपका जीआरएफ कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो यही हम मेक श्योर करेंगे कि जीआरएफ आपको कैसे क्रैक करना है। क्लासेस वगैरह कब से आने शुरू हो जाएंगे तो अब हम उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो और आप अपने मैसेज का इंस्टेंट जवाब पा सकते हो। 3 वे है जहां से आप मुझे देख सकते हो, 3 वे है। पहला तो यूट्यूब चैनल है जहां पे हम ये लेक्चर डाल रहे हैं। दूसरा आप इंस्टाग्राम और तीसरा आपका हो गया टेलीग्राम चैनल, जहां से तीनों ऐसे माध्यम है जहां से आप मेरे से जुड़ सकते हैं और जो भी अपडेट्स आएंगे वो आप पा सकते हैं। थैंक यू कहने से पहले मैं ये कहूंगा कि क्लासेस आपके कल परसों से आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। कल या परसों से आपके आने शुरू हो जाएंगे और हम पहले यूनिट वाइज यूनिट पढ़ेंगे कि फर्स्ट फॉर एग्जांपल पहले हमने फर्स्ट यूनिट को पढ़ लिया, सेकेंड यूनिट को पढ़ा, थर्ड यूनिट को पढ़ा, जो यूनिट नहीं पढ़ना उसको स्किप मार दिया। तो इस तरीके से हम यूनिट वाइज यूनिट करते जाएंगे और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाएंगे ताकि आपका जो सिलेबस है उस पे जो है कंप्लीट कंप्लीट वर्ड है यहाँ पे, कंप्लीट शब्दों पे गौर करना, कंप्लीट तरीके से आपका पकड़ बन जाए ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो आप फोर के आओ, क्या फोर के आओ या झंडे गाड़ के आओ, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीजें हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, रेट, रिव्यू, आंसर करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।